नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक महान न्यायवादी के पद के बारे में पढ़ेंगे। भारत के अटॉर्नी जनरल, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी के पद को सृजित किया गया है, पद लाया गया है। ऐसे भारत में महान्यायवादी का पद ब्रिटेन से लिया गया है। अब महान्यायवादी भारत में पद लाया गया, वो किस पर्पस से लाया गया, इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं संसद सहित विभिन्न मंचों पर सरकार के पक्ष से सरकार के कानूनी एवं न्यायिक पक्षों को रखते हैं और इसी कारण से इन्हें भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है, भारत का प्रथम कानून अधिकारी कहा जाता है। तो इस पर्पस से इस पद को सृजित किया गया अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अब हम लोग इनके बारे में देखते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति कहां से की जाती है। तो हम लोग जानते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के आधार पर करते हैं। अब इनकी जब नियुक्ति हो गई तो कैसे व्यक्ति को इस पद पर लाया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को इस पद पर लाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों, और यह अनुच्छेद 76(1) के अंतर्गत कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त कर सकते हैं जो भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। अब हम लोग इनकी योग्यता के बारे में भी चर्चा किया। अब इनका कार्यकाल क्या होगा। तो भारत के महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता है। भारत के महान्यायवादी इस पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है राष्ट्रपति के इच्छा पर इस पद को धारण करते हैं और तब तक इस पद को धारण किए हुए रहेंगे जब तक कि राष्ट्रपति चाहेंगे। इसलिए इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। अब जब इनका कोई कार्यकाल नहीं हुआ तो पद से हटने और हटाने की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। तो यदि भारत के महान्यायवादी त्यागपत्र देते हैं स्वेच्छा से, तो वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपेंगे और यदि राष्ट्रपति चाहें तो मंत्री परिषद के सिफारिश के आधार पर इन्हें पद से हटा सकती है, जब चाहे हटा सकती है, क्योंकि इसमें हमने एक बात की चर्चा किया, इनका कार्यकाल नहीं होता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात इच्छा पर इस पद को धारण करते हैं। इसीलिए मंत्री परिषद के सलाह के आधार पर इन्हें पद से कभी भी हटाया जा सकता है। अब है कि महान्यायवादी के वेतन एवं अन्य सुविधाएं क्या होती है। तो हम लोग देखते हैं कि महान्यायवादी का वेतन वर्तमान में उतना ही दिया जाता है जितना सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को दिया जाता है, जो वर्तमान में 2.5 लाख रुपया निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने चर्चा किया कि महान्यायवादी का पद भारत में किस पर्पस से लाया गया, क्योंकि सरकार की तरफ से कानूनी पक्ष को रखने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए और भारत के कानूनी पक्ष को भारत सरकार के तरफ से कहीं भी, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, संसद हो, कहीं भी जाकर के इस पद
पर रहते हुए व्यक्ति सरकार के पक्षों को रखते हैं। तो इसीलिए इस पद पे जो भी व्यक्ति आते हैं वो सरकार के तरफ से कानूनी पक्षों को जहां आवश्यकता पड़ती है जाकर के सरकार के तरफ से वकालत करते हैं, कानूनी पक्षों को रखते हैं। अब हम इनके महान्यायवादी के प्रमुख कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो महान्यायवादी के प्रथम कार्य के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए सभी कानूनी विषय पर वह उन्हें सलाह देते हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए जो भी अन्य कर्तव्य है उसका पालन करेंगे। जो भी राष्ट्रपति इनको कार्य सौंपेंगे उन कार्यों को वह कर्तव्य से पालन करेंगे और कार्यों का निर्वहन वह उस प्रकार से करेंगे जैसे संविधान में कहा गया है। कहने का मतलब है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति को जिस भी कानूनी विषय पर सलाह की आवश्यकता पड़ती है वह उन्हें सलाह भी देंगे। जो उन्हें कार्य सौंपा जाएगा वह उन कार्यों का कर्तव्यों का पालन करेंगे और उन्हें जो कार्य दिया गया है उस कार्यों का निर्वहन भी वह करेंगे। और किस प्रकार से करेंगे? जैसा कि संविधान से उन्हें प्रदान किया गया है, संविधान के द्वारा जो उन्हें अधिकार कार्य दिया गया है उसके अनुसार वह उस कर्तव्यों का पालन करेंगे। दूसरा कार्य है इनका कि महान्यायवादी को भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उपस्थित होकर मुकदमे की पैरवी करते हैं अर्थात वकालत करते हैं। मतलब भारत सरकार के तरफ से सरकार अपने तरफ से इन्हें वकील नियुक्त किया कि कहीं भी चाहे वह हाई कोर्ट में आवश्यकता पड़े, सुप्रीम कोर्ट में आवश्यकता पड़े, यह सरकार के तरफ से जाकर के सरकार के पक्षों को रखते हैं, सरकार के तरफ से कानूनी विषय को रखने का काम करते हैं। मतलब सरकार के मुकदमे की पैरवी करते हैं, वकालत करते हैं। तो इस प्रकार इनका दूसरा कार्य था। हम लोग देखते हैं इनका तीसरे कार्य के बारे में। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, क्योंकि महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हैं। इसीलिए यह संसद के कार्यों में भाग लेंगे लेकिन मतदान नहीं करेंगे। और मतदान नहीं करने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि वह संसद का सदस्य नहीं है। अब यहां पे हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ बातों की चर्चा करते हैं। महान्यायवादी का पद भारत में ब्रिटेन से लिया गया है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। तो ब्रिटेन से यह पद लिया गया है और ब्रिटेन में महान्यायवादी को संसद में मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। और इसका कारण यह होता है कि ब्रिटेन में जो महान्यायवादी होते हैं वह संसद का सदस्य होते हैं, इसीलिए उन्हें वहां पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। तो यह उससे रिलेटेड था कि भारत में मतदान क्यों नहीं करते हैं और वहां पे मतदान क्यों करते हैं, उससे रिलेटेड बातें थी। अगला है कार्य इनका चौथा कार्य के तौर पर जो हम देखते हैं, भारत के महान्यायवादी को संसद की संयुक्त बैठक या संसद की किसी समिति में भी बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। जब कोई महान्यायवादी संसद की संयुक्त बैठक या संसदीय समिति में भाग लेते हैं और उस कार्यवाही में जब भाग लिए तब उन्हें एक संसद के बराबर अधिकार प्राप्त होता है, उन्हें एक संसद सदस्य का विशेषाधिकार प्राप्त होता है। तो यह था इनका चौथा कार्य। पांचवा कार्य के बारे में हम लोग देखते हैं कि महान्यायवादी अपने पद पर रहते हुए भी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। मतलब कि भारत के महान्यायवादी के पद पर रहते हुए भारत के किसी भी कोर्ट में वह वकालत कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि वह सरकार के खिलाफ
कभी भी किसी भी प्रकार के केस या पैरवी मुकदमा को नहीं लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ वो नहीं जाएंगे, सरकार के विरुद्ध वह कभी भी किसी भी प्रकार के फैसले के अनुरूप नहीं कार्य करेंगे, सरकार के विरुद्ध वह केस नहीं लड़ेंगे। तो ये था इनका पांचवा कार्य। छठा कार्य है महान्यायवादी को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है और अन्य 2 सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। अब है कि सॉलिसिटर जनरल के बारे में हम आपसे बात किए, तो सॉलिसिटर जनरल भी एक प्रकार का कानूनी सलाहकार होता है। ये भी मतलब, और ये सलाह किसको देते हैं? महान्यायवादी के कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। एक सॉलिसिटर जनरल, 2 अन्य सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं, अर्थात ये भी कानूनी सलाहकार होते हैं। लेकिन यह सलाह किसको देते हैं? यह सलाह देते हैं महान्यायवादी को। अब हम विविधावली के 2 प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी एमसीसी तलवार थे और वर्तमान का पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी, तो अभी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने महान्यायवादी के पद को देखा। अब हम आपके सामने पिछले क्लास में जो आपको प्रश्न दिए गए थे उसका उत्तर देते हैं और फिर नए प्रश्न को आपके सामने रखेंगे। आपका पहला प्रश्न है, आपातकाल के लागू होने पर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है आपका, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तीसरा प्रश्न है आपका, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, अर्थात आहूत करता है, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत वह संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 5वां प्रश्न आपका, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर। 6ठा प्रश्न आपका है, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी चुनाव की तिथि निर्धारित की जाती है। 7वां प्रश्न आपका है, सर्वप्रथम लोकसभा के किस अध्यक्ष के विरुद्ध उन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था? तो जीबी मावलंकर के खिलाफ ही लाया गया था। 8वां प्रश्न है आपका, भारत के ऐसे कौन लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में भारत के राष्ट्रपति चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी थे जो पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे, फिर बाद में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 9वां प्रश्न आपका है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है? तो इस बात का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह काम लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 10वां प्रश्न आपका है, किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में निर्णायक मत देता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका प्रयोग करता है? तो हम लोग जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार अनुच्छेद 100 के तहत दिया गया है कि जब पक्ष और विपक्ष में मत बराबर हो जाए तब वह अनुच्छेद 100 के तहत अधिकार प्राप्त है, वह इसका प्रयोग करेंगे, मत का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार आपके पिछले प्रश्न के उत्तर दिए गए। अब आपके सामने नए प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है और परामर्श देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दूसरा प्रश्न, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे समझा जाता है? चौथा प्रश्न है, संसद के किसी
सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? पांचवा प्रश्न है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। छठा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? सातवां प्रश्न है, भारत के किस अधिकारी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? आठवां प्रश्न है, राष्ट्रपति किसे समान योग्यता वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है? नौवां प्रश्न है, महान्यायवादी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? 10वां प्रश्न है, महान्यायवादी को सहायता देने के लिए कितने सॉलिसिटर जनरल तथा कितने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं? आपको यदि यह वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग फोन करके बोलते हैं कि जब बेल आइकन को दबाते हैं तो साइन इन करने के लिए कहता है, तो आप इसे YouTube चैनल पे जाकर के चैनल का नाम GS आजकल के नाम से सर्च करेंगे और वहां से यदि आप करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।